डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग उल्बेधन एमनियोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे है जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। दो इसमें टॉपिक है, एक हिस्सा जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण है। देखेंगे जनसंख्या विस्फोट क्या है, इससे संबंधित थोड़ा कहानी के रूप में हम बताना चाहेंगे कि जब बायोलॉजी के क्षेत्र में और विशेषकर मेडिकल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तकनीकियों का विकास नहीं हुआ था, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मेडिसिन टीका का निर्माण नहीं हुआ था, तो आज से 100-200 वर्ष पहले देखेंगे कि बहुत से भयंकर बीमारियां लोगों को होती थी। जैसे इस समय वर्तमान में कोरोना चल रहा है, उसी तरह आज से 100 वर्ष पहले, उसके 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, इस प्रकार भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस बैक्टीरिया जन्म लिए और रोग उत्पन्न कर देते थे, जिनके कारण महामारी के रूप में जिस क्षेत्र में ये फैलते थे वहाँ के लोगों को मार देते थे, जिनके कारण जनसंख्या जो है कम हो जाती थी या नियंत्रित हो जाती थी। लेकिन बाद में वर्तमान में देखा जाए तो बायोलॉजी में मेडिकल के क्षेत्र में अनेक प्रकार के तकनीकियों का विकास हो गया है, अनेक प्रकार के मेडिसिन्स वैक्सीन्स का निर्माण हो गया है, जिनके कारण रोगों का इलाज करने में सहायता लिया जा रहा है। और वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर भी कम हो गया है। पहले शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, शिशु जन्म लेते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर जो था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में देखिए यह वैक्सीन, इसके अलावा मेडिसिन का प्रभाव है, जिनके कारण मातृ मृत्यु दर भी कम हो गया है। इन तकनीकियों के विकास के कारण ही आज के वर्तमान समय में देखेंगे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार मानव की जनसंख्या में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। मानव की जनसंख्या में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होना क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये इसका डिफिनीशन हुआ। देखेंगे जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, 1947 में अपने देश की जो कुल जनसंख्या थी, कुल आबादी थी 35 करोड़ थी, लगभग 35 करोड़। ठीक है, लेकिन वही देखेंगे 2011 में भारत की जनसंख्या जो है कितनी हो गई थी, 121 करोड़। ठीक है, और इस समय देखा जाए तो इस समय लगभग यानी इस समय 2021 चल रहा है। ठीक है, ऐसा अनुमान निकाला जा रहा है कि भारत की जनसंख्या जो है लगभग इतनी हो गई है 135 करोड़ हो गई, लगभग 135 करोड़ हो गई है। आने वाले समयों में देखा जाए तो आने वाले समयों में लगभग 2030 तक, 30 तक नहीं, हमें लग रहा है 2025 तक, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। ठीक है, विद्वानों का भी दावा है कि 2025 तक लगभग अगर इस तरह जनसंख्या बढ़ता रहा भारत का तो 2025 तक, ठीक है, जनसंख्या भारत का दुनिया का सबसे अधिक हो जाएगा, यानी कहने का दुनिया में नंबर 1 पर हो जाएगा जनसंख्या में। वर्तमान में देखा जाए तो चीन जो है दुनिया में जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर है। ठीक है, लेकिन भारत दूसरे पे है। तो आने वाले लगभग 4 सालों के बाद देखा जाए तो भारत विश्व का जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ भारत की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार हम बता रहे हैं, भारत में देखा जाए भारत में देखेंगे प्रति 3 सेकेंड में, ठीक है, प्रति 3 सेकेंड में एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, इस तरह अगर संख्या जोड़ा जाए तो लगभग 2025 में भारत दुनिया का जनसंख्या के लिहाज से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा।
तो देखेंगे जब जनसंख्या बढ़ेगी, सोचने वाली बात है, चूंकि मानव है तो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है भाई भोजन चाहिए, रहने के लिए घर या आवास चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पीने के लिए जल चाहिए, ठीक है। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं सबको है। जनसंख्या बढ़ेगी, चूंकि आवश्यकताएं तो बढ़ेगी और जो भी इस वस्तुएं हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, जो भी खाद्य पदार्थ है वो भी लिमिटेड है। तो इस तरह जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो भारत देश पर एक और बड़ा समस्या आ जाएगा, ठीक है। इसलिए भारत सरकार ने सोचा है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, ठीक है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई समस्या न हो, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, रहने के लिए आवास, पीने के लिए जल, इन सब की समस्या उत्पन्न न हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जन्म दर जो है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा, जन्म दर नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी जाकर भारत की जनसंख्या कम होगी। इसके लिए कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई न कोई ऐसे तकनीक का उपयोग किया जाए जिससे जन्म दर क्या हो, नियंत्रित हो। तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है जन्म दर को नियंत्रित करने का उपाय, ठीक है, जन्म दर को नियंत्रित करने का उपाय। जन्म दर को नियंत्रित करने का उपाय, जन्म दर को नियंत्रित करने का उपाय। देखेंगे भारत में अगर इस तरह जनसंख्या बढ़ी तो समस्या उत्पन्न होगी। तो जन्म दर को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया है, परिवार नियोजन कार्यक्रम एक चलाया है जिसमें एक नारा दिया गया है, हम दो हमारे दो। यह एक नारा है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी विवाहित जोड़े होते हैं उनके अधिक से अधिक कितने संतान होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, ठीक है। अगर यह नारा सब कोई अप्लाई करता है और सबको ये लागू अपने पे करता है तो आने वाले समय में भारत की जन्म दर रुक जाएगी और जनसंख्या भी क्या होगी, कम हो जाएगी, नियंत्रित कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। ये विधियां जो हैं भौतिक रूप से भी और रासायनिक रूप से भी ये विधियों को अप्लाई किया जाता है। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके उपयोग करने से जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहली विधि इसमें है, देखेंगे, पहली है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स कह सकते हैं, नेचुरल मेथड्स। दूसरा जो है रोध या रोधक भी कह सकते हैं, दूसरा है रोध या रोधक। तीसरा जो होगा गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक गोलियां या युक्तियां भी हो सकती हैं, युक्तियां, ठीक है। चौथा जो पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट जो है गर्भ निरोधक, हाँ सॉरी, अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं, अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं। पांचवा जो होगा, पांचवा कौन सी विधि है, पांचवा जो है शल्य विधियां, शल्य क्रिया विधियां, शल्य क्रिया विधियां, ठीक है। ये देखिए 5 विधियां बता रहे हैं। इन पांचों विधियों का जब हम उपयोग कर दें, कोई एक विधि का अगर ठीक प्रकार से अप्लाई किया जाए तो जन्म दर को कम किया जा सकता है और जनसंख्या को नियंत्रित
किया जा सकता है। इन्हीं विधियों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कि परिवार नियोजन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, परिवार में सदस्यों की संख्या इस प्रकार नियंत्रित बनाए रखना जिससे परिवार और उस देश को, ठीक है, कोई समस्या न हो, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो इसके लिए इन विधियों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पहली विधियां हम जान, पहली विधियां क्या है? पहली विधियां जो है प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स कहते हैं, नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, ठीक है। देखिए प्राकृतिक विधि क्या होती है? ये एक ऐसी विधि है जन्म दर को कम करना, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए विधियों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें पहला प्राकृतिक विधियां या नेचुरल मेथड्स है। प्राकृतिक विधियां ऐसी विधियां होती हैं जिनमें भौतिक अथवा रासायनिक अवरोधों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें न ही किसी भौतिक अथवा न ही इसमें किसी रासायनिक अवरोधों का उपयोग किया जाता है और इसमें प्राकृतिक रूप से अंडाणुओं को या शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचने से रोका जाता है। शुक्राणुओं को जो स्पर्म होते हैं उनको ओवा तक पहुंचने से रोका जाता है, क्योंकि अगर शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच गया तो निषेचन की क्रिया कर देगा, निषेचन क्रिया करेगा, फिर जाइगोट भ्रूण का निर्माण करेगा, फिर अगले शिशु के जन्म हो गया तथा अगले पीढ़ी की जन्म होगी। तो इस प्रकार हम ऐसे विधि अपनाएं ताकि शुक्राणु जो है अंडाणु के पास न पहुंच सके और निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया न हो सके। तो इसके लिए प्राकृतिक विधि भी कई प्रकार का होता है। अब प्राकृतिक विधि में देखेंगे कौन कौन आ जाएगा। पहला है आवधिक संयम, पहला जो है आवधिक संयम, ठीक है, आवधिक संयम है या स्वयं पर संयम लगाना, ये भी कह सकते हैं, स्वयं पर संयम लगाना, ठीक है। देखिए इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में क्या किया जाता है, जो भी दंपति होते हैं उन दंपतियों में जो फीमेल होती है, फीमेल के जब पीरियड्स आते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक देखेंगे, जब पीरियड आता है तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक के मध्य संभोग क्रिया नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय दौरान क्या होता है, 10वें से 17वें दिन के मध्य जो मादाएं होती हैं, मादाओं के जो अंडाशय होते हैं, ओवरीज होते हैं, उन ओवरीज में ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, अंडाणुओं का निर्माण होकर अंडाणु वहाँ से निकलते हैं और वो निषेचन के लिए तैयार होते हैं, इसलिए इनके मध्य संभोग क्रिया नहीं करेंगे। तो स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिनके कारण, ठीक है, निषेचन क्रिया नहीं होगी अंडाणुओं का शुक्राणुओं के द्वारा और न ही अगली पीढ़ी जन्म लेगी। तो ये पहला बड़ा सिंपल ये विधि है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा है बाह्य स्खलन। क्या है? बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन, ठीक है, बाह्य स्खलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या किया जाता है कि नर जब भी मैथुन क्रिया करता है, जब उसके सीमन स्खलित होते हैं, इजाकुलेट होते हैं, त्यों ही अपने शिश्न को बाहर निकाल लेना चाहिए, योनि मार्ग से बाहर निकाल लेना चाहिए और जो भी सीमेन है उसे बाहर निकाल कर गिराना चाहिए। इस प्रकार शुक्राणु जो है अंडाणुओं तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन क्रिया नहीं होती है, फिर अगली पीढ़ी भी जन्म नहीं लेती है। तो ये भी दूसरा विधि है। तीसरा विधि है स्तनपान। तीसरा देखेंगे स्तनपान अनार्तवक, सी होगा स्तनपान और अनार्तवक, तीसरा जो स्तनपान या अनार्तव है, देखिए ये जो होता है कि जब फीमेल जो होती है
शिशु को जन्म दे देती है तो शिशु के जन्म देने के बाद स्तनपान कराती है। जन्म देने के बाद शिशु के लगभग 6 महीने तक अंडाणु नहीं बन पाते हैं, उनके अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, जिनके कारण उस समय अगर संभोग क्रिया करती है तो अंडाणुओं का शुक्राणुओं के द्वारा निषेचन क्रिया नहीं हो पाता है, जिनके कारण अगली पीढ़ी जन्म होने की संभावना भी कम होती है। तो इस समय हम लोग स्तनपान के समय संभोग क्रिया किया जा सकता है, जिनके कारण अगली पीढ़ी जन्म नहीं लेती है। तो ये 3 विधियां जो है प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत आती हैं, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें किसी भौतिक विधि अथवा रासायनिक विधि का उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सिंपल है। दूसरा देखेंगे, जन्म दर को नियंत्रित करने का दूसरा जो उपाय है रोध व रोधक। दूसरा जो है रोध व रोधक, रोध या रोधक कहते हैं, इसे बैरियर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैरियर। ये क्या होता है, रोध। देखिए इस विधि में क्या किया जाता है, ये एक प्रकार की भौतिक विधि, बहुत सिंपल विधि है, या भौतिक और अवरोध कहेंगे, जिसमें क्या किया जाता है कि शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचने से रोका जाता है, जिससे अंडाणुओं का निषेचन न हो, जो भी ईग होते हैं स्पर्म के द्वारा निषेचन क्रिया न हो पाए। तो इसके अंतर्गत भी बहुत से होते हैं, कौन कौन से, पहला जो होता है कॉन्डोम होता है, कॉन्डोम होता है, क्या होता है, कॉन्डोम होता है। तो कॉन्डोम जो होता है ये क्या है, देखेंगे यह रोध अथवा रोधक विधि के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, ये कॉन्डोम जो होता है यह मादा कॉन्डोम भी मिलता है और मेल कॉन्डोम भी मिलता है, नर और मादा दोनों कॉन्डोम मिलते हैं। ज़्यादातर प्रचलित जो है नर कॉन्डोम ही होता है, क्योंकि इसका उपयोग करना बड़ा सुविधाजनक होता है। यह लेटेक्स से मिलकर बना हुआ एक रबड़ का छल्ला होता है, ठीक है, एक आवरण होता है, ये कहें कि लेटेक्स से मिलकर बना हुआ एक आवरण होता है, ठीक है, जो कि नर जो होते हैं अपने शिश्न पर इसे पहनाकर, ठीक है, फिर मैथुन क्रिया करते हैं। और इसी कॉन्डम में जो भी स्खलन क्रिया होती है, सीमेन जो है उसमें गिरते हैं और शुक्राणु उसी में रह जाते हैं, जिससे शुक्राणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं, अर्थात अंडाणुओं तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। तो जिससे अगली पीढ़ी जन्म देने की संभावना भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये है। अब देखिए कॉन्डम का उपयोग करने से बहुत से लाभ है। पहला तो एक गर्भधारण की क्रिया कम हो जाती है, उसकी संभावना कम हो जाती है। दूसरा, यौन संचारित रोग जो होते हैं जैसे एड्स होता है या अन्य बहुत से यौन संचारित रोग होते हैं, उनकी होने की संभावना भी कम हो जाती है, ठीक है। और इनका उपयोग करना बड़ा सिंपल काम है, ठीक है। तो ये रहा बी। देखेंगे बी क्या है, इसके अंतर्गत आता है बी जो है वो है, बस इसमें एक ही, हाँ बी के अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे डायाफ्राम है, डायाफ्राम है, इसके अलावा डायाफ्राम के अलावा सर्विकल कैप है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, सर्विकल कैप, और एक और आता है वो होता है वाल्व, ठीक है। ये तीन है, डायफ्राम और सर्विकल कैप और वाल्व जो होते हैं, ये विशेष प्रकार की युक्ति होते हैं जिनको क्या किया जाता है, जो मादा के सर्विकल रीजन होते हैं उनको ढक दिया जाता है, जिनके कारण शुक्राणु जो है गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर निषेचन की क्रिया होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। तो ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब अगला तीसरा जो देखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा जो है, तीसरा अंतःगर्भाशय युक्तियां। गर्भाशय युक्तियां
इसे हम कहेंगे IUD कहेंगे, शॉर्टकट में IUD। ठीक है, इसका पूरा नाम जो होगा इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस होगा, इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस होगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट IUD है, अंतःगर्भाशय युक्तियां। देखिए ये कैसी युक्तियां होती हैं, ये ऐसी युक्तियां होती हैं कि इन युक्तियों का जो उपयोग है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह एक प्रशिक्षित, एक ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा ही मादा के जो योनि मार्ग होता है, ठीक है, उस योनि मार्ग में इसको लगाया जाता है, जिनके कारण जो भी शुक्राणु होते हैं गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, वर्तमान में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है। ठीक है, और ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे औषधि रहित IUD होता है, औषधि रहित IUD होता है। देखिए ये क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार के, ठीक है, युक्ति होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी में लिपेस लूप बनाकर उसमें डाल दिया जाता है। अंडवाहिनी में लिपेस लूप होता है, लिपेस लूप होता है। इस लूप को अंडवाहिनी मार्ग में डाल दिया जाता है, जिनके कारण क्या होता है कि जो भी शुक्राणु है वो भी अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अंडाणु जो होते हैं, जो अंडाशय से निकलते हैं, वह गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं, या अंडवाहिनी के उस भाग में नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर निषेचन क्रिया होती है। तो इस प्रकार निषेचन क्रिया होने की संभावना भी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें देखेंगे तावा मोचक IUD। दूसरा जो है तावा मोचक IUD। ठीक है, ये क्या होता है, ये विशेष प्रकार की ये भी युक्ति होती है जो तांबे की मिलकर बनी होती है, कापर की ये मिलकर बनी होती है और T आकार की होती है, इस प्रकार होती है, इस प्रकार T आकार की होती है, कैपिटल T जो होता है उस प्रकार की होती है और तांबे से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये क्या किया जाता है, ये मादा के जो सेर्विक्स रीजन होता है, ठीक है, ग्रीवा भाग होता है, उसमें इसको लगा दिया जाता है और ये क्या करती है, कापर आयन रिलीज करती है, कापर आयन को निकालती है। यह कापर आयन जो होता है जब शुक्राणु के साथ मिलता है तो शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। ये कई प्रकार के होते हैं, तावा मोचक IUD कई प्रकार के होते हैं, जिससे कापर टी के नाम से भी जाना जाता है, कापर 7, ठीक है, कापर 7 है, कापर 7 है, कापर टी, ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, इसका भी उपयोग किया जाता है। अगला देखें, तीसरा जो इसमें होगा C जो होगा वो होगा हार्मोन मोचक IUD। हार्मोन मोचक IUD होगा। ठीक है, ये तीसरा हार्मोन मोचक IUD है। देखिए ये क्या होता है, ये भी एक विशेष प्रकार का IUD होता है जो क्या करता है कि एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करता है। ठीक है, और यह हार्मोन्स जो होता है अंडोत्सर्ग क्रिया जो है इसको रोक देता है, जिससे अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। अगर अंडाणुओं का निर्माण हो भी जाता है, निषेचन क्रिया हो भी जाती है, तो उस भ्रूण को गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दीवार से रोपण क्रिया करने से रोकता है। ठीक है, तो इस प्रकार भ्रूण जो होता है नष्ट हो जाता है।
या ये भी कहें कि निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है, जिससे अगली पीढ़ी भी जन्म नहीं लेती है। तो ये 3 प्रकार की विधियां इसके अंतर्गत आती है, अंतःगर्भाशयी युक्तियों के अंतर्गत आती है। औषधि रहित आईओडी, ताबा मोचक आईओडी, और तीसरा जो है हार्मोन मोचक, ठीक है, हार्मोन मोचक आईओडी, ठीक है, ये होते हैं 3 प्रकार, ठीक। अगला है गर्भ निरोधक गोलियां। तीसरा जो है गर्भ निरोधक गोलियां, तीसरा में चौथा गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां, देखिए गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ये महिलाएं इसका उपयोग करती हैं, जो भी फीमेल होती हैं इनका उपयोग करती हैं। इन मेडिसिन का उपयोग करने से या इन गोलियों का उपयोग करने से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस जो होता है इनका निर्माण होना रुक जाता है, जिनके कारण ओव्यूलेशन की क्रिया भी नहीं हो पाती है, यानी अंडाणुओं का निर्माण होना रुक जाता है और निषेचन क्रिया भी नहीं होती, ठीक है। तो ये भी देखेंगे 2 तरह के होते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं 2 तरह की होती हैं। पहले प्रकार की जो गोली है देखेंगे, ये सभी गोलियां मार्केट में उपलब्ध है, मिलती हैं। पहले प्रकार की जो गोली होती है उसे पर डे लेना पड़ता है, ठीक है। देखेंगे ये प्रतिदिन उपयोग करने वाली होती है, जैसे माला डी नाम सुने होंगे, इसे प्रतिदिन लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है देखेंगे, पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक इसमें जो मेडिसिन ली जाती है, जैसे माला डी ली जाती है, तो पहले दिन से लेकर, ठीक है, 21वें दिन तक लगातार पर डे एक गोली लिया जाता है। 22वें दिन से 28वें दिन के मध्य लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर अगली मंथ आती है, अगला महीना आता है, तो फिर अगले महीने में भी पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक लेंगे, 22वें दिन से 28वें दिन तक मेडिसिन लेना बंद कर देंगे। इस तरह जब मेडिसिन लेंगे तो जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होती है, अंडाणुओं का निर्माण होना भी बंद हो जाता है, क्योंकि ये फीमेल हार्मोन्स बनने की क्रिया को रोक देते हैं, जिससे अंडाणुओं का भी निर्माण नहीं हो पाता है। फिर अंडाणु जब नहीं बनेंगे तो निषेचन क्रिया होने की संभावना भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसे प्रतिदिन लेने वाली ये गोली है। एक और दूसरी प्रकार की जो गोली होती है ये साप्ताहिक होती है, सप्ताह में एक बार लिया जाता है, जैसे सहेली नाम सुने होंगे, सहेली, इसे सप्ताह में एक दिन लेते हैं, और यह जो होता है गैर स्टेरॉइड्स गर्भ निरोधक गोली होती है, ठीक है। और इसको लेने से भी वही ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होती, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, जिससे गर्भ नहीं धरता है, गर्भ धारण की क्रिया होना बंद हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये सब गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ठीक है। तीसरा पांचवा जो है वो शल्य क्रिया है, तो शल्य क्रिया वाला कल हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल इसके बारे में जो 5वां पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे।